वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम में एडिशनल 126 सिटीज। मतलब अभी हाल ही में इस प्रोग्राम में 126 शहरों को और जोड़ा गया है जो 14 राज्यों से और यूटी से बिलोंग करते हैं। इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये प्रोग्राम लेटेस्ट नहीं है, रदर ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है और इसमें अभी हाल ही में 126 और शहरों को जोड़ दिया गया। दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि ये पीएम स्वनिधि स्कीम से जुड़ी हुई कोई स्कीम या योजना है या प्रोग्राम है। मैं आपको बता देता हूं कि पीएम स्वनिधि जो योजना है सरकार की, ये उसी का एक एडिशनल प्रोग्राम है जिसे 4 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था 125 शहरों में। इसके पहले आप ये समझें कि ये प्रोग्राम क्या है, आप समझिए पीएम स्वनिधि योजना क्या है। देखिए, जो पीएम स्वनिधि योजना है इसे पेंडेमिक के समय में स्टार्ट किया गया था, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उन लोगों पे जो स्ट्रीट वेंडर थे, जो सड़कों के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाते थे, कोई ठेला लगाते थे, कोई रेड़ी लगाते थे। उन्हें नुकसान हुआ। सरकार ने सोचा कुछ किया जाए, तो उन्होंने उन्हें एक छोटा और इजी लोन देने की योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल मिल सकता था महज 7% के ब्याज पे, गिवन दैट कि वो रेगुलर पेमेंट करते रहे। एक अच्छी बात ये थी कि इस लोन के लिए उन्हें कुछ भी गिरवी नहीं रखना था। ये कोलैटरल फ्री लोन था। इसका फुल फॉर्म था पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मतलब स्कीम की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली थी। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया सिडबी के द्वारा और एक ग्रेडेड गारंटी कवर भी दिया गया। मतलब जो बैंक्स बिना किसी कोलैटरल के लोन दे रहे हैं तो वो लोन रिस्की होता है, तो अगर उन्हें नुकसान होता है तो सरकार उस लोन की गारंटी देती थी, मतलब वो उसे कंपनसेट कर देंगे। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो 20,000 और 50,000 का बाद में लोन ले सकते थे अगर उन्होंने इसके पहले के लोन को समय से चुकाया है तो। फर्दर वो 1200 का कैशबैक भी अवेल कर सकते थे। ये कुछ प्रावधान इसमें थे। तो ये तो थी स्वनिधि योजना, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को इजी लोन देने की बात की गई 10,000 रुपए तक की, वो भी 7% के ब्याज पे बिना किसी कोलैटरल के। बाद में क्या प्लान बना कि जितने लोगों ने इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ लिया या लोन लिया वो सच में वल्नरेबल लोग हैं, तो क्यों ना उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाए, पता किया जाए कि उनका सामाजिक स्तर क्या है, उनकी आय क्या है। इससे हमें ऐसे लोगों का डेटा मिल जाएगा जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। एंड दैट वाज द रीजन कि स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च किया गया 4 जनवरी 2021 को। मतलब जो लोग स्वनिधि में थे, हम उन्हें और समृद्धि कैसे दें, इसी उद्देश्य से यह प्रोग्राम आया। इसके माध्यम से जो अन्य सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, हम उन्हें उन लोगों को देने की कोशिश करेंगे जो स्वनिधि से जुड़े, क्योंकि वो वल्नरेबल लोग हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की। इंप्लीमेंटिंग पार्टनर रही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। जो की फीचर्स हैं इस स्कीम के, उसके तहत जो भी पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरीज हैं और जो उनके परिवार हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनकी एलिजिबिलिटी को एसेस किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि जो बाकी के अन्य 8 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको उनका भी लाभ मिल जाए। जो 8 स्कीम्स हैं जिसे ऐड करने की कोशिश की जा रही है स्वनिधि बेनिफिशियरीज को, वो हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड वाला प्रोग्राम भी आ जाएगा, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इन सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें देने का प्लान बनाया जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करने के कई सारे लाभ हो जाएंगे। जो राज्य हैं वो किसी अन्य योजना का लाभ उन वल्नरेबल लोगों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो जाएगा और एक इंटर मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, जहां पर कई सारी मिनिस्ट्रीज के पास एक डेटा है कुछ ऐसे लोगों का जिन्हें लाभ दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये सारा मामला स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन सिस्टम के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे काम बोल सकते हैं। अभी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी ने इशू किया है कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन, यानी कि काम सिस्टम के बारे में। काम सिस्टम होता क्या है? देखिए, एक समय ऐसा होता था ना कि जब वॉर में टैंक्स उतर जाते थे तो वो इनविंसिबल होते थे। 1971 के वॉर में भी जो पाकिस्तान है वो यूएस के द्वारा दिए गए टैंक्स के साथ उतरा था। इन दैट केस काफी थ्रेट फील होता था
कि उन टैंक्स को कैसे जीता जाएगा, क्योंकि वो इनविंसिबल टाइप के होते थे। उनके ऊपर आप कोई मिसाइल मारो या फिर किसी और कोई और हमले करो तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो काफी ताकतवर होते थे। मिसाइल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता था कि उन्हें एक बार में डिस्ट्रॉय किया जा सके और कम खर्चे वाला हो। इन दैट केस आप बहुत बड़ी मिसाइल एक टैंक के ऊपर बर्बाद करोगे तो वो भी फिजिबल नहीं होता। तो मतलब कुल मिलाकर काफी खतरनाक हो जाते थे टैंक्स। लेकिन धीमे धीमे कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए गए जो इन टैंक्स को कम लीथल बनाते चले गए, और अब ये टैंक्स भी काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। इन टैंक्स को हिट करने की व्यवस्था की जाती है। एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं, आप मार दो वो टैंक्स खत्म हो जाते हैं। एंटी टैंक्स जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कैनिस्टर बेस्ड लॉइटर एम्यूनिशन। इसमें होता क्या है, वैसे इसमें मिसाइल्स भी आ सकती हैं सरफेस टू सरफेस वाली, स्पेसिफिकली इसमें ड्रोन्स आते हैं। मतलब वो कैनिस्टर्स में होंगे, आप उसे लॉन्च कर दीजिए उस ड्रोन को, यहां पर एक टैंक है, वो ड्रोन उस टैंक के आसपास मंडराएगा और मौका देखते ही हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अब चूंकि वो आसमान में स्टे कर सकता है, रुक सकता है, इस लिहाज से वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये काफी लंबे समय तक जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसके ऊपर मूव करता रह सकता है, और इसे काफी रिमोट एरिया से गाइड करके समय मिलने पर, मौका मिलने पर हमला किया जा सकता है। एक फायदा यह है कि बाद में आपको लगा कि हमला करने की आवश्यकता नहीं है तो आप इसे वापस बुला के रीयूज भी कर सकते हो। तो इस लिहाज से ये काम सिस्टम काफी खतरनाक हो जाएगा ना। जो लॉइटर एम्यूनिशंस होते हैं इनमें बेसिकली एक कैमरा लगा होता है, एकदम मान लीजिए एक ड्रोन है, वो एक जहाज के शेप में है, एक फाइटर जेट के शेप में है, तो उसके नोज पे वो कैमरा लगा होगा। ऑपरेटर देख सकता है कि टारगेट एरिया कौन सा है। इसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिनको आप रिकवर भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो अगर आपने स्ट्राइक नहीं किया तो। टॉप डाउन अटैक कैपेबिलिटी होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि टैंक्स के ऊपर मंडरा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हिट कर सकते हैं। आर्मी चाहती है कि काम को हम डिप्लॉय करें डिजर्ट वाला जो एरिया है वेस्टर्न बॉर्डर पे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ, और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज पर भी हम इसका इस्तेमाल करें, नदर्न फ्रंटियर्स पे, जो चाइना के लिए काफी ज्यादा, चाइना की वजह से काफी सिक्योरिटी थ्रेट फेस करता है, वहां पर भी हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी इसकी पहली फ्लाइट को रन कर दिया है। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये मल्टीपर्पज मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी नाम दिया गया है। इसे डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एक्चुअली में ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी जो टेक्नोलॉजी थी पहले एक जर्मन फर्म के पास हुआ करती थी, बाद में उस जर्मन फर्म ने इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर कर दी और अब इसे हेल भी डेवलप करता है। 17 सीटर एयरक्राफ्ट है, दिन और रात दोनों में ऑपरेट कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती नहीं है, बहुत ही कम जगह में ये लैंड कर सकता है और जल्दी लैंड कर सकता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि बहुत भारी नहीं होता, बहुत कम लोगों को कैरी करता है, तो जो सेमी प्रिपेयर्ड रनवे होता है वहां पर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। बहुत हाई प्रोफाइलिंग वाले बहुत स्ट्रॉन्ग रनवे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। शुरू में तो इसे डिब्रूगढ़ जो आसाम में है से पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहां पे ऑपरेट किया जाएगा, और फाइनली इसे आसाम के लीलाबारी तक हम एक्सटेंड कर देंगे। फर्दर जो उड़ान हमारी स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसमें भी हम इसे डिप्लॉय करेंगे। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो बहुत डेवलप नहीं है, वहां पर हम एयर कनेक्टिविटी इंश्योर तो करना चाहते हैं लेकिन वहां पर ट्रैफिक कम है, तो ऐसे कम सीटर एयरक्राफ्ट वहां पे काफी ज्यादा फिजिबल हो सकते हैं। अलायंस एयर जो कि एक पब्लिक सेक्टर एयरलाइन कंपनी है, वो इस डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाली है। इस लिहाज से फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन ये बन जाएगी जो इंडियन मेड एयरक्राफ्ट का सिविल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने लगेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन्वाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई एंटिटी आती है और ये कहती है कि देखिए इस प्रोग्राम में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं और हम 5G का जो इंफ्रा है डेवलप करना चाहते हैं, इस संबंध में हम सर्विसेज देना चाहते हैं, तो अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं। इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप तैयार करेंगे ताकि इंडिया में 5G का जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करने के लिए हम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर सके। इंडिया 5G की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई सारे देशों ने 5G को धीमे धीमे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग यूएसए ने तो 2020 में ही कई सारी सिटीज में जो 5G है उसे इंप्लीमेंट कर दिया था या फिर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, 5th जनरेशन का जो इंटरनेट है। अच्छा देखिए, 5G इंटरनेट को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी रहती हैं। खैर वैसे ये मजाक की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि भारत तो अभी 5G भी नहीं ला पाया अच्छे से, अमेरिका तो 25G 26G इस्तेमाल कर रहा है, जापान में भी 20G इस्तेमाल हो रहा है। अरे ऐसा नहीं है, वहां भी 5G ही इस्तेमाल हो रहा है, डेवलपमेंटल फेज में है। ऐसा नहीं है कि हम अपने यहाँ 5G डेवलप कर रहे हैं और वो 25G 26G इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी वो नहीं आया है। तो भ्रांतियां रहती हैं। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि सर ऐसी ऐसी भ्रांतियां रहती हैं, जैसे इस साल गर्मी थोड़ी जल्दी और ज़्यादा पड़ने लगी है, तो कह रहे थे कि मेरे गाँव में कुछ लोग ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस साल गर्मी इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ रही है
क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है। तो रसिया इतना ज़्यादा वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है, मिसाइल्स मार रहा है कि उसके एक्सप्लोजन्स की वजह से हर जगह गर्मी बढ़ गई है और उसी की वजह से भारत में भी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। बताओ, अप्रैल और मार्च गर्मी का समय है। अब वहाँ जो बेचारे यूक्रेन के लोग हैं वो 10-12 डिग्री के टेम्परेचर में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। कई सारे लोग तो कई सारी जगहों पे ठंड से मर रहे हैं और वहाँ की बॉम्बिंग से इंडिया में गर्मी पड़ रही है। इस तरीके की भ्रांतियां भी लोगों के मन में रहती हैं। खैर, ये सब तो मजाक की बातें हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कंपनी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके 5G का इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम जो इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं। इंडस्ट्री वर्टिकल का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री के भीतर ही पैरेलल इंडस्ट्रीज वर्क कर रही होती हैं। एक कंपनी ए है, ये कुछ गुड्स सप्लाई करती है, कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है, तो इसकी ये वर्टिकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो हम इन्हें इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और इनोवेट करिए कि 5G को कैसे भारत में इस्तेमाल किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो अदर मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेगा और देखेगा कि कौन से नेसेसरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं, क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड हैं, प्रोटोटाइप कैसे तैयार किया जाए, पायलट प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च किए जाएं, डेमोज वगैरह कैसे लिए जाएं। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस दिशा में काम करेंगे और 5G का जो इकोसिस्टम है हम उसे इंडिया में स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तंजानिया के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में, जो वहाँ के बहुत ही ग्रेट लीडर रहे हैं और पहले प्रेसिडेंट भी रहे थे, इंडिया के काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं, वालिमू नेरे, उनके 100वें बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया। ये जो स्टेट है ये 1964 में 2 राज्यों से या 2 स्टेट से मिलकर बना, दैट वाज टंगानिका और जंजीबार। ये दोनों आपस में मिले और तब जाके बना तंजानिया। डोडोमा इसकी कैपिटल है और दार एस सलाम ये ज़्यादातर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है, वहीं से गवर्नमेंट ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं। सबसे बड़ा शहर भी है और पोर्ट सिटी भी है। अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ये आपको ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में मिलेगा। आपको इसके नॉर्थ में मिलेंगे युगांडा, लेक विक्टोरिया और केनिया। इंडियन ओशन ईस्ट में मिलेगा, मोजाम्बिक, लेक न्यासा, मालावी और जाम्बिया ये साउथ और साउथ वेस्ट में मिलेंगे। लेक टंगानिका, बुरुंडी और रवांडा ये वेस्ट में मिलेंगे। जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है किलिमंजारो 5895 मीटर, वो यहीं पे है। और जो दुनिया का सेकंड डीपेस्ट लेक है, लेक टंगानिका, वो भी तंजानिया में ही लोकेटेड है। स्कीम के सेगमेंट पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 डिस्कस करते हैं। हमेशा न्यूज़ में रहता है। स्कीम बहुत पुरानी है लेकिन काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, तो अक्सर न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्ट के माध्यम से हमने इंश्योर किया कि जो 75% रूरल पॉपुलेशन है और 50% अर्बन पॉपुलेशन है, हम उन्हें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से ग्रेन्स देंगे, अनाज देंगे, ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। इस तरीके से हमने लगभग भारत की 2/3 पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी के एम्बिट में ला दिया। जो एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, ये उनका लीगल राइट है कि उन्हें अनाज मिले सेंट्रल इशू प्राइस पे, मतलब बहुत ही कम दाम पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे। 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन। जो अनाज दिया जाता है वो 5 kg पर पर्सन पर मंथ के बेसिस पे दिया जाता है। जो कीमत होती है वो राइस के लिए 3 रुपए पर केजी, वीट के लिए 2 रुपए पर केजी और कोर्स ग्रेन के लिए 1 रुपए पर केजी होती है। इसके पहले एक योजना चला करती थी, अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें हर परिवार को जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं 35 kg अनाज दिया जाता था। वो योजना लागू रहेगी, इसके आने के बाद वो ख़त्म नहीं होगी। फर्दर यहाँ पर केवल फूड सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया गया है, बल्कि जो मैटरनल हेल्थ है उस पर भी ध्यान दिया गया है। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उसके बच्चे के पैदा होने के 6 महीने बाद तक एंटाइटल्ड होंगी कि वो एक मैटरनिटी बेनिफिट अटेन करें, जो 6,000 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6,000 रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मील दिया जाता है, जो भी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे। बाकी फूड ग्रेन्स या मील्स की अगर सप्लाई सरकार नहीं कर पाती है तो फिर सरकार को फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई स्कीम। यहाँ पे रिवीजन करते हैं। स्वनिधि से समृद्धि, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसे इंप्लीमेंट कर रही है, सही है। एंटी आर्मर लॉयटर एमिनिशन सिस्टम, ये प्रीलोडेड कैनिस्टर विद लॉयटर एमिनिशन या ड्रोन होता है, दैट्स ट्रू। डोर्नियर 228 ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, गलत है, हेल मैन्युफैक्चर कर रहा है। तंजानिया ये ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, इक्वेटर के नॉर्थ में नहीं, ये आपको इक्वेटर के साउथ में मिलेगा, नॉर्थ में नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।